Hey guys, this is Kuldeep. Welcome on our channel Intellectual Tribe. Uh, आप सभी ने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि HDFC बैंक जो हमारा है उसके अंदर 1% तक शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है चाइना ने। तो चाइना की जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है 1% से ज़्यादा होने पे अचानक से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई और लोगों में एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। लेकिन ये तो एक चीज़ थी जो हमें पता चली। इससे पहले भी जो चाइना है वो इंडिया की बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, तो उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान गया नहीं। लेकिन अचानक से जब HDFC के अंदर उसका स्टेक 1% बढ़ा तो हमारा ध्यान गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ मेजर्स लिए। उन्होंने जो FDI इंडिया के जो टचिंग कंट्रीज़ है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारा फिजिकल बॉर्डर है, वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट FDI आने वाला है उसको मॉनिटर गवर्नमेंट के थ्रू मॉनिटर होकर फिर इन्वेस्ट होने के लिए अलाउ किया। तो ये एक रिसेंट चेंज है, रिसेंट डेवलपमेंट है जो हमको देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक पूरे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर है, किन किन चीज़ों के अंदर है, कौन से मेजर जो स्टार्टअप्स हैं वो हम देखेंगे, और कितने टाइम से ये सब चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, क्या थ्रेट है हमारे लिए, और सारी चीज़ें हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट के तरीके से। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी कि क्या इंडिया को अभी करना चाहिए और क्या इंडिया का स्टैंड होना चाहिए चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, चाइना के इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में, उसके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आप इंडिया का मैप, और हमारे सामने एक रिपोर्ट है, गेटवे हाउस की रिपोर्ट है एक ये। इनका रिपोर्ट नंबर 3 है। इसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मिलेगा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 3 तरीके से ब्रेक किया है। पहला इन्होंने बताया कि इंडिया का जो BRI के ऊपर है वो अपना इंडिया का स्टैंड क्या है। तो BRI पहले आपको पता होना चाहिए BRI क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि BRI क्या है। और BRI एक्चुअली में चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, उनके अभी करंट प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका 2012 के बाद में जब उन्होंने अपना पोजीशन लिया था तो 2013 में उन्होंने एक विजनरी प्लान रखा था दुनिया के सामने, जिसमें उन्होंने प्रपोज़ किया था कि चाइना और बाकी कंट्रीज़ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें रोड्स होंगे और शिप रूट्स होंगे जो कि पूरे यूरोप को और एशिया को कवर करेंगे। तो इंडिया ने इस चीज़ को थोड़ा एप्रीहेंसिवली लिया और बताया कि ये इंडिया को घेरने की कोशिश है, और इंडिया ने उसमें साइन करने से मना कर दिया, इंडिया ने फिज़िकली उसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। तो ये BRI के ऊपर इंडिया का सिंपल सा आपको एक स्टैंड है वो आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हम उस चीज़ को सक्सेसफुली डील कर पाए हैं जो हमने 2013 में एक स्टैंड लिया था BRI से दूर रहने का। तो उसी को हम आगे समझेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडिया ने साइन नहीं किया था, लेकिन अब ये हो रहा है कि इंडिया का जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है उसके अंदर चाइना ने इतना इंक्लूड कर लिया, इतना घुसपैठिया बन गया है चाइना कि इंडिया के हर आपको स्टार्टअप में, हर जो टेक जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने भी आप जो आपके फ़ोन में ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब में आपको चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज दिखी जाएगी। और आई एम श्योर कि आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे इन चीज़ों को थोड़ा बारीकी से तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। उसका अगर आपको अच्छा एग्जांपल लेना है तो आप बेसिक एग्जांपल उठा लीजिए टिकटॉक का। तो टिकटॉक का नाम आते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चाइनीज़ ऐप है, और ऐसा चाइनीज़ ऐप है जिसने यूट्यूब से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना लिए अपने इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लेट शुरू किया इन्होंने, लेकिन बहुत आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी टिकटॉक की। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है टिकटॉक, लेकिन इन्होंने अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये फिज़िकली भले इंडिया में अपना BRI इनिशिएटिव को प्रपोज करके इतना ज़्यादा बढ़िया से चला नहीं पाए हैं, लेकिन जो वर्चुअली है इन लोगों ने काफ़ी सक्सेस पाई है। तो हमको भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों, उसका केस मैं आगे समझाऊंगा आपको कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर उनका जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट था वो था कितना। मार्च 2020 तक इंडिया के अंदर उनका 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था। 4 बिलियन का, 4 बिलियन का मतलब मोटा रफली आप समझिए कि 30,000 करोड़ के करीबन। 30,000 करोड़ के अंदर इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में जो टॉप 30 ब्रांड्स हैं, टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं, उनमें से 18 स्टार्टअप्स के अंदर है।
18 स्टार्टअप्स, यानी मोर देन हाफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि जो टिकटॉक के सब्सक्राइबर हैं वो 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंडिया के अंदर, जो यूट्यूब से ज़्यादा हैं, 200 मिलियन। और एक और फैक्ट है कि आप और मैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं आज इंडिया के अंदर, उसमें 72% मार्केट शेयर है जो चाइनीज़ कंपनी ओन करती है। ओप्पो और एमआई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इन दोनों कंपनीज़ का जो मार्केट शेयर है वो 72% का है इंडिया के मोबाइल मोबाइल सेक्टर के अंदर। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर 72% है। इन्होंने सैमसंग और जो एप्पल है यूएस की कंपनी है, और इन सबको इन्होंने पीछे छोड़ के एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर रखी है इंडिया के अंदर। और जो टेक कंपनीज है उनके अंदर आपको इनका एक स्पेशल जो बैट कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। बैट कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर इन आपको देखने को मिलेगा बाइजूस, अलीबाबा एंड टेंसेंट। तो ये तीनों एक कॉम्बिनेशन है जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है और चाइनीज़ आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, इनके साथ इनकी रिलेशंस कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा अप्रीहेंसिव होना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो रीजंस क्या है कि इंडिया के अंदर ये लोग अपना इतना बड़ा हमें मतलब थ्रेटन होने की ज़रूरत है, या फिर अलार्मिंग सिचुएशन हाई क्यों अचानक से, ऐसे कौन से रीजंस आ गए हमारे सामने। तो पहला तो आप समझिए कि इंडिया के अंदर जो इंडियन कोई कंपनी नहीं है बड़ी सी। इंडिया का अपना कुछ गूगल नहीं है, इंडिया का अपना कुछ फेसबुक नहीं है, और ना ही इंडिया का कोई टिकटॉक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से जितनी भी जो ये कंपनीज होती है, विदेशी कंपनियां, ये इंडिया के अंदर आ जाती है और इनको एक ओपन मार्केट मिल जाता है इंडिया का। तो ये चीज़ एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इंडिया का, कि इंडिया की अपनी कोई भी बहुत बड़ी जायंट टेक कंपनी नहीं है, और जो भी खड़ी हो रही थी उनका टेक ओवर कर लिया गया। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा पेटीएम के केस में। पेटीएम इंडिया का स्टार्टअप था, लेकिन 2015 के अंदर अलीबाबा इसके अंदर 40% स्टेक अपना ले लेता है। तो उसके बाद में आपको 2016 के अंदर एक चीज़ देखने को मिलेगी, नवंबर में डिमोनेटाइजेशन, और अचानक से आपको देखेगा कि पेटीएम है वो पूरे मार्केट को कवर कर लेता है। तो पेटीएम के साथ में चाइनीज़ जो टेक जायंट है अलीबाबा, उसकी भी रीच इंडिया के जो यूज़र्स हैं उन तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपको एक कनेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे कि किस तरीके से कनेक्शन जनरेट होता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि ये पेशेंट कैपिटल देते हैं स्टार्टअप्स को। पेशेंट कैपिटल क्या होता है कि जब कोई भी स्टार्टअप फेल हो रहा होता है, जब भी कोई स्टार्टअप को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, जब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तब ये फर्म्स स्टार्टअप्स को फंड रिलीज़ करते हैं, फंड्स देते हैं। और उस वजह से जो आपको देखने को मिलेंगे जितने भी जो ग्रोथ करने वाले आपको स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ज़रूर मिलेगा आपको। और तीसरा रीज़न है कि इंडिया के अंदर इनका इन्वेस्ट करने का, इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इनके लिए। क्योंकि आपको पता है इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो और उसके अलावा हमारा जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो भी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। तो हमारे पास इंटरनेट यूज़र्स भी हैं, हमारे पास कंजम्पशन के लिए इकोनॉमी वो पॉपुलेशन भी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यहाँ के लिए करनी ही पड़ेगी। बड़ी बड़ी जितनी भी जायंट कंपनीज, अगर उनको अपने को रन करवाते रहना है, अपने को बहुत अच्छा परफॉर्म करवाना है और मार्केट के अंदर बना के रखना है। उसके अलावा जो आपको चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी इंडिया के ऑटो मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। इंडिया का ऑटो मार्केट है वो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। पहले तो आप ये एक फैक्ट जानिए कि 5वां इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। और 5वां सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने के बाद में जो यहाँ पे चाइना की जो BYD है वो अपनी इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया के अंदर पुश कर रही है। BYD चाइनीज़ एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो वो अपनी इलेक्ट्रिक बसेस पुश कर रही है। इसके अलावा आपको कुछ जो रिकॉग्नाइजेबल बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े ऑटोमेकर्स नाम हैं, उनमें है वॉल्वो और MG का। आपने MG हेक्टर का नाम ज़रूर सुना होगा और वॉल्वो का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। तो इनके अंदर भी चाइना अपना मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है, और इनके थ्रू ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। ये वो कंपनीज़ हैं जो बड़ी रिकॉग्नाइजेबल हैं, लेकिन स्ट्रेस ने मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इनकी सेल आपको बहुत तगड़ी नहीं देखने को मिलेगी कि बहुत तगड़ी सेल हो रखी है इनकी। लेकिन यहाँ पे इनके अंदर जो चाइना है अपना स्टेक रखता है और इनके थ्रू इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया के अंदर इन्होंने पिछले साल में 575 मिलियन 575 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि लगभग होता है 3,500 करोड़ से ज़्यादा। 3,500 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऑटो मार्केट के अंदर चाइना की। ठीक है।
अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया ने भले ही वैसे फिजिकली साइन नहीं किया था, हम फिजिकली उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, हमने रोड्स बनाने नहीं दिए थे चाइना को इंडिया के अंदर, लेकिन वर्चुअली हम चाइना को क्या रोक पा रहे हैं, वर्चुअली हम चाइना के इकोसिस्टम को इंडिया में जनरेट होने से रोक पाए हैं। तो इसका एक क्लियर आंसर आपको नो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे आपको चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वाले ऐप ज़रूर मिलेंगे आपको। जितने भी स्टार्टअप हैं उनके अंदर यूजुअली चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मिल ही जाएगा, आज चाहे वो ओला हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, पेटीएम हो, बाइजूस हो, या फिर कोई भी हो। तो बड़ी बड़ी आप नाम उठा लीजिए, बड़े बड़े नाम, ऐसा नहीं है कि ये सारे वेल नोन नेम है, मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी ने ये नाम नहीं सुने होंगे। तो ये सारे नाम हमने सुने हुए हैं और इनके अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का मैप है, उसके थ्रू एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक दिया है कि कौन से सिटीज़ हैं जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगी। तो सबसे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलेगी वो हमको दिल्ली में मिलेगी, और दिल्ली के बाद में बेंगलोर में मिलेगी, जो इंडिया का टैक्स सिटी है बेंगलोर, वहाँ पर। और मुंबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुंबई, अहमदाबाद। तो यहाँ पे जो पूरा हमारा मेन सिटीज़ हैं, जितने भी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, उन सबको चाइना के स्टार्टअप्स ने अच्छे से कवर किया। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक अच्छा सा मैप है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और उसके बाद में आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया, बहुत अच्छी रिपोर्ट पेश करी है गेटवे हाउस ने। अब आपको 5 टॉप जो ऐप है, चाइनीज़ ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो है टिकटॉक, लाइक, हेलो, शेयर इट एंड यूसी ब्राउज़र। यहाँ पे कॉर्नर में आपको देखने को मिलेंगे ये पाँचों नाम। तो ये 5 चाइनीज़ ऐप है जो इंडिया के अंदर आपको प्ले स्टोर में टॉप पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब चाइना का जो टेक डेप्थ है इंडिया के अंदर वो कितना ज़्यादा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने किस तरीके से ये चीज़ें कवर करी है, कैसे क्या चीज़ें थ्रेटनिंग है इंडिया के लिए, क्या हमें पोजीशन रखनी चाहिए अपनी। तो चाइना का जो मेन आपको डेप्थ देखने को मिलेगा वो इंडियन स्टार्टअप्स में देखने को मिलेगा, और टेक स्टार्टअप्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो कैपिटल वेंचर स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके अंदर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता है, उनके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे टेक स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे चाइनीज़ नेम जुड़ा हुआ दिखेगा। इंडिया के अंदर जो टेक स्टार्टअप्स के अंदर उन्होंने पिछले साल इन्वेस्टमेंट करा था, वो था $6.2 बिलियन का, लगभग 46,000 करोड़ रुपए। 46,000 करोड़ रुपए के एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने टेक स्टार्टअप्स के अंदर। और इसमें जो मेजोरिटी आपको जो मेजर ऐप मिलेंगे वो मिलेंगे टिकटॉक और जियोमी का। जो आपको फ़ोन आपने देखा होगा जियोमी का, ये इनके मेजर जो ऐप, वो टिकटॉक इनका मेजर ऐप है, जियोमी इनका मेजर आपको फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलेगा। उसके अलावा हुवई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हुवई अभी रिसेंटली बड़ा कंट्रोवर्सी में था। तो इसके राउटर्स आते हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा अभी जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए ट्रायल्स होने वाले थे इंडिया के अंदर, तो हुवई को इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो इस चीज़ के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, हमको हमारी पॉलिसीज़ वैसी बनानी पड़ेगी जिससे हम इन सब चीज़ों को, जो एक डर बना हुआ है चाइना का कि चाइना किस तरीके से वर्चुअल ओवरटेक कर रहा है इंडिया के ऊपर, अगर फिजिकल ओवरटेक नहीं कर पा रहा है तो वो हम कैसे रोकेंगे, ये हमको पूरा देखने की ज़रूरत है, इसको हम समझेंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिकली नाम मिलेंगे कई बड़े बड़े कंपनीज़ के, जिसके अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखा रखी है। तो पहला नाम है यहाँ पे बिग बास्केट का। बिग बास्केट के अंदर जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है चाइना की वो 250 मिलियन से ज़्यादा है। उसके बाद बाइजूस है, बाइजूस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये। ड्रीम इलेवन भी आपने ज़रूर सुना होगा, आईपीएल के टाइम पे अचानक से ये ऐप फेमस हो जाता है और आप देखेंगे कि इसके भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। फ्लिपकार्ट ओन तो वॉलमार्ट करता है यूएस का, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। 300 मिलियन से ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है फ्लिपकार्ट के अंदर। तो ये एक इंडिया का बहुत अच्छा स्टार्टअप था। आप देखिए कि इंडिया का जो बनाया हुआ खुद का, कंट्री का खुद का स्टार्टअप था फ्लिपकार्ट और पेटीएम, वो चाइना ने टेक ओवर कर लिया। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली चीज़ है कि क्यों हम अपनी चीज़ों को बेच दे रहे हैं, या फिर हम अपनी चीज़ें क्यों नहीं बना पा रहे हैं और उनको क्यों नहीं चला पा रहे हैं, जबकि हमारे पास मार्केट भी है, हमारे पास इकोनॉमी भी है, हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास क्या नहीं है, तो क्यों हम चाइना से या फिर यूएस से या फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके वेंचर्स को इंडिया में अलाउ करते हैं, अपनी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा हम खुद क्यों नहीं उठा पाते। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो इंडिया के ऊपर खड़ा होता है।
यहाँ पे आपको अगला नाम दिखेगा हाइक का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मेक माई ट्रिप है, होटल्स वगैरह आपको बुकिंग करने के लिए एक ऐप फैसिलिटी है, ये भी आपने सुना होगा। MMT। ओला का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ओला, ओयो, ओयो का नाम भी आपने ज़रूर सुना। ओला के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है 500 मिलियन से ज़्यादा। ओयो के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन से ज़्यादा है। और पेटीएम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। पेटीएम मैंने बताया था जहाँ से शुरुआत हुई थी, अली बाबा ने सबसे पहले इसका 40% स्टेक खरीदा था, और ये काफ़ी बड़ी बात थी। इंडिया का एक अपना प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जैसे अचानक से चाइनीज़ हाथों में ये चला गया। और चाइनीज़ पॉलिसीज़, इसके अंदर चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने को मिलेगा। पॉलिसी बाज़ार भी सुना हुआ नाम है, जो आपने सुना ही होगा कभी ना कभी। क्विकर, OLX की तरह एक ऐप है जिसके अंदर आप चीज़ें सेल और बाय कर सकते हैं। वहाँ पे भी इनका इन्वेस्टमेंट है। स्नैपडील आपने सुना है, स्विगी, उड़ान, जोमेटो। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम हैं, जो आपने कहीं ना कहीं 18 नाम है यहाँ पे, तो आपने ये ज़रूर सुने होंगे। आई गारंटी कि 18 में से आपने मोर देन 10 सुने ही होंगे। और हर इंडियन ने लगभग लगभग, जो आज स्मार्टफोन चला रहा है, इनमें से हर इंडियन ने 10 से ज़्यादा नाम सुने ही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनीज जो है, जो चाइनीज़ फर्म्स हैं, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपको चाइना का और जापान का ज़्यादा मिलेगा ही, लेकिन हमको सिर्फ जो स्टार्टअप्स हैं, इनके अंदर इंडियन स्टार्टअप्स का हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं होने देना है। जैसा कि हमको देखने को मिलेगा, हॉस्टाइल नहीं तो टेक ओवर भी नहीं होने देना। हमको यही कोशिश करनी है कि इंडिया का खुद का अपना ब्रांड नेम, और इंडिया के ब्रांड्स हैं वो खुद इवॉल्व होते रहें, खुद ही चलते रहें। तो उसके लिए इंडिया के जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा स्टार्टअप्स को, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तब जाके ये लोग फॉरेन जो वेंचर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, तो हमको देखने को मिलेगा कि जो 2 डजन से ज़्यादा फर्म्स है चाइना की, लगभग 2 डजन फर्म्स, वो इंडिया के अंदर 92 स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। 92 स्टार्टअप्स के अंदर। तो मैंने तो आपको सिर्फ 18 स्टार्टअप्स बताए हैं जो आपको सुनने में आ रहे हैं या फिर जो टॉप में हैं। बाकी इनके अलावा भी इनके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जिन 92 स्टार्टअप्स बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टर्स 2 टाइप के होते हैं यूजुअली, जो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टर भी 2 तरीके के हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले तो वो जो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, अपना प्रॉफिट बनाते हैं, निकल जाते हैं। इनमें आपको नाम देखने को मिलेगा CDH इन्वेस्टमेंट का, हिल हाउस कैपिटल का, शेफ पार्टनर्स का, वार्ड फेरी का, जो कि मोस्टली बेस है हांगकांग के अंदर। ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, जो सॉफ्ट बैंक का नाम आपने सुना होगा, उसकी तरह ये काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको टेक कंपनीज़ मिलेगी, जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ में अली बाबा है, टेंसेंट है, Xiaomi है, तो Xiaomi, तो Xiaomi वगैरह हैं। वेरियस बड़ी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और पूरा पूरा कवर अप कर लेंगे मार्केट को। जिस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न के केस में देखने को मिला है, वॉलमार्ट, और अभी फ्लिपकार्ट को जो ओन करने वाली कंपनी है वो वॉलमार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें होती है, तो आपको 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। 3 जो थ्रेट है वो पोज करते हैं। पहला तो आपको जो थ्रेट मिलेगा, वो मिलेगा आपको सॉरी जो पहला थ्रेड मिलता है आपको, वो डेटा सिक्योरिटी के अंदर मिलेगा, और दूसरा प्रोपेगेंडा, और तीसरा प्लेटफॉर्म कंट्रोल का। अब ये तीनों थ्रेट किस टाइप के हैं, क्या है, ये हम समझते हैं थोड़ा सा। पहला डेटा सिक्योरिटी का जो थ्रेट है, उसका एक एग्जांपल है कि जब कोल्ड वॉर चला करता था, तब रशियन स्पाइस थे। KGB जो रशिया की एक एजेंसी है, इंडिया में जैसे रॉ है, वैसे ही रशिया में KGB होती थी, जो वेस्ट के या फिर जो US वगैरह के जितने भी ऑफिशियल्स होते थे, उनके ऊपर स्पाई किया करती थी। और स्पाई करने के बाद में वो उनके ऊपर उनकी जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनके थ्रू उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता था, उनसे कई तरह की इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर ली जाती थी, और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी इन्फ्लुएंस किया जाता था। तो यहाँ पे हुआ ये है कि आप देखेंगे कि डेटा सिक्योरिटी हमारी चाइना के हाथों में इसलिए चली गई है क्योंकि हम जो सारे ऐप्स हैं वो चाइनीज़ यूज़ करते हैं। चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो Xiaomi का फ़ोन हो, हुवई का राउटर हो, तो बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी चाइनीज़ है। अब उसके अंदर भी आपको एक बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि अलीबाबा जैसी जो बड़ी फर्म है, वो आपको पूरा सिस्टम दे देती है, जो ऑनलाइन सिस्टम, जिसके अंदर आपको डेटा की एक्सेस भी मिलेगी। डेटा का जो ऐसा नहीं होता है कि, मतलब एक ऐप होती है जो
वो सिर्फ एक ऐप, अगर सिर्फ ऐप है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे जो डेटा कलेक्शन होता है वो भी अगर एक ही बंदा ओन कर रहा है, जो उसके पेमेंट गेटवेज हैं वो भी एक बंदा ओन कर रहा है, उसकी मैसेज सर्विसेज हैं वो भी अगर एक ही कंपनी ओन कर रही है, तो ये काफ़ी थ्रेटनिंग हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक इंसान के हाथ में होगी। तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को पूरा, जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करके वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा, और वो उसके बाद में आप उसको मैनिपुलेट करके आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, और इवन इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। तो इसलिए ये थ्रेट एक बड़ा सा पोज करता है इंडिया को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक अलीबाबा जैसी कंपनी है, अलीबाबा जैसी कंपनी है, उसने इंडिया में छोटी छोटी जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर अपना स्टे खरीद लिया, फिर वो बोर्ड मीटिंग्स में जाएंगे, बोर्ड मीटिंग्स में जाके बोलेंगे कि क्यों ना हम जो अलीबाबा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है पेटीएम गेटवे, वो पेमेंट गेटवे सॉरी, वो यूज़ करें, मैसेजिंग सर्विस है वो अलीबाबा की यूज़ करें, ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो अलीबाबा की यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें तब होती है जब कोई भी बोर्ड मेंबर ये चीज़ें रिकमेंड करता है, और इस तरीके से ये अपने इंडियन मार्केट को, इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका इंक्लिनेशन चाइना की तरफ बढ़ा देते हैं। अब ये चीज़ें थ्रेटनिंग कैसे हैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐप है, जैसे जैसे अलीबाबा ही है, उसने एक टैक्सी सर्विस के अंदर, जैसे ओला हो गया, हमारा होटल एग्रीगेटर है, MYT है, मेक माई ट्रिप हो गया, MMT है सॉरी। तो यहाँ पे ऑनलाइन रिटेल आउटलेट्स हैं, तो उसके अंदर आपको ऑनलाइन रिटेल आउटलेट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे इन, और पेमेंट प्रोवाइडर हैं। तो इन सब के अंदर वो अपना स्टेक ओन करती है, और इन पे जो ये पीछे बैकएंड पे सर्विसेज मिलती है, मैसेजिंग सर्विस है, पेमेंट गेटवे है, ये अलीबाबा प्रोवाइड करवाता है। तो किसी भी इंसान की जो ये इन सर्विसेज को डेली लाइफ में यूज़ करेगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन सीधी चाइनीज़ जो ये टेक कंपनीज़ हैं इनके पास जानी ही जानी है, डायरेक्टली इनके पास जाएगी। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इनके जो कनेक्शन है चाइनीज़ जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, उसके साथ काफ़ी अच्छे हैं। और कई स्पेकुलेशंस ऐसी भी लगाई जाती है कि ये रिलेशनशिप इसीलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी बना रखी है, ताकि वो स्पाई कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, दूसरी कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर सकें। तो ऐसी एलिगेशंस भी आपको रेगुलर देखने को मिलेगी चाइना के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक बीच में ग्रिंडर सिक्योरिटी रिस्क आता है। ग्रिंडर क्या है, एक होमोसेक्सुअलिटी LGBT कम्युनिटी के लिए एक ऐप है, जो कि जिसका डेटा मिसयूज़ होने की स्पेकुलेशंस लगाई गई। उसके बाद में जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया अभी KGB वाला, कि किस तरीके से जो रशियन थे वो वेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी की जो स्टिग्मा होता है, बुरा माना जाता है जैसे, उसको यूज़ करके उन्हें इन्फ्लुएंस करते थे। तो इंडिया के अंदर भी LGBT को इतना एक्सेप्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, आपको पता होगा, भले ही ऑफिशियली या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमने 377 को स्क्रैप कर दिया है, लेकिन रियल सेंस में अगर हम हमारी मेंटलिटी में देखेंगे तो हम उस सेक्शन को आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनको थ्रेटन किया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए? तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐप है, इन्होंने हमारा स्पेस पूरा कवर कर रखा है, तो ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप कम नहीं कर सकते। और जो ये ग्रिंडर ऐप है, इसके अंदर इसको इन्होंने, जो US की गवर्नमेंट है, उसने एक थ्रेट मानने के बाद में इन्होंने बोला कि 2020 तक जो ये चाइनीज़ एक कंपनी थी, चाइनीज़ गेमिंग कंपनी थी, उसने इसे ओन कर लिया था। चाइनीज़ गेमिंग कंपनी को अपना स्टेक इसके अंदर से कम करना है, ऐसा US ऑफिशियल्स ने इनको ऑर्डर दिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि चाइनीज़ कंपनीज़ में और जो US की कंपनीज़ हैं या फिर वेस्ट कंपनीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। चाइनीज़ कंपनी होती है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं देगी कभी भी आपको, वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट रिज़ाइम होती है, वो उसी एक एनवायरनमेंट में डेवलप हुए हैं। लेकिन जो आपको US में देखने को मिलेगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इस वजह से जो नेशनल और ग्लोबल ओवरसाइट होती है उसके अंदर, एक पूरे सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट होती है। उसके बाद में प्रोपोगेंडा कैसे चल सकता है, प्रोपोगेंडा और इन्फ्लुएंस सेंसरशिप कैसे हो सकती है, ये इसका एक आपको बहुत ही रीसेंट एग्जांपल जो देखने को मिलेगा वो आपको NBA के अंदर देखने को मिलेगा। हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उस बीच में NBA का आपने नाम जरूर सुना होगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वहाँ से आवाज़ उठी उन प्रोटेस्ट के लिए कि जो चाइना कर रहा है वहाँ पे वो गलत कर रहा है। तो इसके बदले में चाइना ने बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया, उन्होंने बॉयकॉट करने की धमकी दी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे ये हमारे मार्केट को कवर करेंगे, हमारी टेक कंपनीज़ को कवर करेंगे, तो वो हमारी पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी जो फ्री स्पीच है उसको भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और अपना जो एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करेंगे। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि टिकटॉक ऐप जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेशली चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वाला कंटेंट है, जो कंटेंट
चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करता है उसको वो बैन करता है, उसको वो अपनी साइट से हटा देता है। तो ये भी एक प्रोपोगेंडा चलाने का तरीका है, फ्री स्पीच को रोकने का तरीका है कि आप किसी के जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, उनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। तो ये आपको फेसबुक ट्विटर वगैरह के अंदर उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है उनके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्लेटफॉर्म कंट्रोल की बात आती है। प्लेटफॉर्म कंट्रोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली दो टाइप के इंटरनेट है। एक होता है जिसके अंदर ट्रेडिशनल है, जिसमें हमको देखने को मिलेगा फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल वगैरह, जो काफ़ी ओपन होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे कोई भी एक्सेस यूज़र एक्सेस कर सकता है इनको, और इसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी उतना नहीं है। क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऑब्जर्वेशन में लानी पड़ेगी कि जो चाइनीज़ ऐप है वो ऑलमोस्ट 45% ज़्यादा परमिशन मांगती है, बजाय कि बाकी जितनी भी जो ऐप हैं अवेलेबल हैं उनसे 45% ज़्यादा परमिशन मांगती है एक्सेस आपके फ़ोन में। तो आप सोच के देखिए कि 45% यानी बहुत बड़ा परसेंटेज आपकी कुछ डिटेल्स जो बाकी सब ऐप्स नहीं मांगते, क्योंकि आपकी ट्रांसपेरेंसी का, आपकी प्राइवेसी का वो पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन चाइनीज़ ऐप उतना ज़्यादा उस प्राइवेसी को, उस कॉन्सेप्ट को उतना फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी हॉरिबल चीज़ है जो हमको चाइनीज़ ऐप के अंदर देखने को मिलेगी, चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर देखने को मिलेगी। अब उसके बाद में बात आती है कि इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया अपने यहाँ पे किस किस तरीके से इस चीज़ को रोक सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन है जो गेटवे हाउस ने दिए हैं। पहला तो सेंट्रलाइज एफडीआई स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म। तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज एफडीआई स्क्रीनिंग मैकेनिज़्म की बात करी है। यहाँ पे ये मैकेनिज़्म आपको यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब ये एक पेपर है जो काफ़ी पुराना है, यानी मतलब काफ़ी पुराना तो नहीं, पिछले 1 महीने पुराना है, फरवरी का है। और अभी इंडिया में जो एफडीआई है उसकी नॉर्म्स में चेंजेस कर दिए गए हैं। इंडिया के जो बॉर्डर शेयरिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। तो ये इम्प्रूवमेंट हमको अभी देखने को मिला है लास्ट वीक के अंदर, बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद में दूसरी हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इंटर एजेंसी कमेटी टू रिव्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग द कलेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा कि यूएस के अंदर एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है इनके ऊपर एक कमेटी बना रखी है इन्होंने, जो ऑब्जर्व करती है कि जो ये डेटा है वो, इस जो पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव डेटा, उसका किस तरीके से ये फर्म्स यूज़ करने वाली है। तो ये एक इस टाइप की हमको एक बॉडी इंडिया के अंदर भी बनाने की ज़रूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। और ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन है, मैं कहूँगा। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, हम लोगों को भी डिमांड करना चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं यूएसए के अंदर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ऑफिशियल्स हो सकते हैं, प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से ऑफिशियल्स होंगे, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वहाँ से ऑफिशियल्स होंगे। तो ये सब मिलके इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे, और फिर यहाँ पे जो रिव्यू किया जाएगा जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे कंट्रीज़ से जो हमारे लिए थ्रेटनिंग हो सकते हैं। और फिर एक जो नेक्स्ट इन्होंने सजेशन दिया वो दिया है डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी का। तो डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर सारी जितने भी ऐप है या फिर जितनी भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको करने के लिए कहा था गवर्नमेंट ने, लेकिन जो ये स्टार्टअप्स हैं उन्होंने भी मना किया। कई स्टार्टअप जो यूएस बेस्ड हैं उन्होंने भी इस चीज़ के लिए मना किया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप डेटा लोकलाइजेशन अगर कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे एक रेप्लिका या फिर यूँ कहें एक कॉपी जो डेटा स्टोरेज है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पे हमको ये भी एक चाइनीज़ गवर्नमेंट से और चाइनीज़ जितनी भी जो टेक जायंट कंपनीज़ हैं उनसे ये चीज़ें करवानी चाहिए कि हमको डेटा लोकलाइजेशन उनसे करवाना चाहिए। यहाँ पे इंडिया का जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, इंडिया से बाहर उसे ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किस तरीके से यूज़ होने वाला पर्सनल डेटा का वो हमको नहीं पता है। मैंने आपको जो थ्रेट है वो ऊपर एक एग्जाम्पल ग्रिंडर का बताया कि किस तरीके से वो एक होमोसेक्सुअलिटी ऐप है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, और वो यूएस बेस्ड ऐप था जिसको बाद में चाइना की एक कंपनी ने ओन कर लिया, और बाद में यूएस ने उसे एक रिस्क बताया, अपना नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बताया उस चीज़ को, और बोला चाइनीज़ फर्म को कि आप 2020 तक वहाँ से निकलिए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इन ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो में, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ट्रेड होता है। वहाँ पे
बहुत अच्छे इनके टाइज़ हैं, इकोनॉमिक टाइज़ हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने जो क्रॉस बॉर्डर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। इन्होंने 13 पॉइंट की एक प्राइवेसी प्रिंसिपल्स तैयार किए, जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जायंट जो भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो स्टेट ओन्ड हैं चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके सामने रखा, उनको साइन करवाया। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया को भी लेने चाहिए। इंडिया अगर टाइम से अपने इस थ्रेट को समझता है, अलार्मिंग सिचुएशन को समझता है, तो हमें इस वर्चुअल जो टेक ओवर है इसको भी रोकना पड़ेगा इंडिया के अंदर। और एज एन इंडियन हमको भी ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि कब तक हम विदेश की सारी चीज़ों पे जो रिलाय करने वाले हैं। एक नारा जो स्वदेशी का हमको मिला था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे, वो फिजिकल चीज़ों को लेके था, लेकिन आज जो है सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई है, सारा ऑनलाइन इकोसिस्टम एक तैयार हो गया बहुत बड़ा, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंडियन आपको स्टार्टअप बड़ा देखने को नहीं मिलेगा जो इंडिया ओन करता है। तो ऐसा एक बहुत इस 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री के लिए मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं है ये हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए डिमांड कीजिए, ऐसी कोशिशें कीजिए कि इंडिया की जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रोथ मिले। उनके अंदर हो सकता है आप कई लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें, इंडिया के इन्वेस्टर्स आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन आपको भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट बना के रखिए उनके लिए। तब तक के लिए थैंक यू। और ऐसे ही आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखते रहिए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, बाय बाय।